दोस्तों, एक परिवार में एक पिता अपने ही बड़े बेटे और अपनी बहू को घर से निकालने लगता है और कहता है कि तू मेरा ही दुश्मन नहीं, तू इस परिवार का ही दुश्मन नहीं, बल्कि तू इस धरती का बोझ है और इस धरती पर जो भी होने वाले अनाज है तू तो अनाज का भी दुश्मन बन चुका है। तू इस घर में रहने के काबिल नहीं बचा है। अब तू इस घर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जा कर के बस जाओ, नहीं तो मैं तुझे धक्के मार करके निकाल दूंगा। उसके बाद में पूरा परिवार उसे कोसने लगता है और कहता है कि तुम निकल जाओ इस घर से, नहीं तो हम लोग तुझे धक्के मार करके निकाल देंगे। उसके बाद में वो बड़ा बेटा गिड़गिड़ाता रहता है, पिता के चरणों पर गिर जाता है, माँ के चरणों में गिर जाता है और पिता के गले से लिपट करके रोने लगता है। लेकिन पिता उसे धक्के मार करके दूर कर देता है और कहता है कि मैं आज के बाद तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, तू आज के बाद मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। माँ कहती है कि तू हम लोगों के लिए मर चुका है, आज के बाद मैं तेरी माँ नहीं और तू मेरा बेटा नहीं। भाई कहते हैं कि तू मेरा भाई नहीं, मैं तेरा भाई नहीं, क्योंकि आज के बाद तू एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है, तू आस्तीन का सांप बन चुका है। तेरा इस घर में रहना एक क्षण भी दुश्वार है। यदि तू इस घर में रहेगा तो इस घर का सत्यानाश होगा और इस घर की बरकत ही नहीं होगी। उसके बाद में वो सबसे गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन सब लोग उसे धक्के मार करके निकालने ही लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद में वो अपनी धर्मपत्नी, अपनी जीवन संगिनी को कहता है कि चलो जहाँ मैं रहूँगा वहीं पर तुम्हें ले करके रहूँगा। उसके बाद में जब वो अपनी धर्मपत्नी को लेकर के घर से निकलने लगता है, उसके बाद में उसका बाप कहता है, उसकी माँ कहती है कि बहू, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम रह सकती हो, अन्यथा इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं बची है। और उसकी पत्नी कहती है कि जिस घर में मेरे पति के लिए जगह नहीं, वो घर मेरे लिए शमशान बन चुका है। यदि मेरा पति ही इस घर में नहीं रहेगा तो मैं रह करके क्या करूंगी। उसके बाद में उसका पति कहता है, यानी कि उस परिवार का बड़ा बेटा कहता है कि देखो, अगर जहाँ भी मैं रहूँगा तो मैं तुझे वहीं लेकर के रहूँगा। जहाँ भी कहीं रहूँगा, यदि एक रोटी की जुगाड़ हो जाएगी तो आधी रोटी मैं खाऊँगा और आधी रोटी तुम्हें खिलाऊँगा। वो अपनी पत्नी को लेकर के उस घर से कहीं दूर शहर में जा कर के निकल जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, लेकिन उसके पहले मेरा बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए अब हम अपनी कहानी को आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम रज्जूपुर होता है। दोस्तों, रज्जूपुर में एक छोटा सा परिवार होता है, जिस परिवार में एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसका नाम गिरधारी लाल होता है। दोस्तों, गिरधारी लाल की धर्मपत्नी का नाम राम दुलारी होता है। दोस्तों, गिरधारी लाल के 3 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम जय होता है और मझले बेटे का नाम विजय होता है और छोटे बेटे का नाम अविनाश होता है। दोस्तों, गिरधारी लाल बहुत ही गरीब और बहुत ही बदहाली जिंदगी को जी रहा होता है। उसका सपना होता है कि मैं अपने तीनों बेटों को अच्छे से पढ़ा लिखा करके कोई अच्छी सी सर्विस दिलाऊंगा, कोई पुलिस अफसर बन जाए या फिर कोई अध्यापक बन जाए या फिर कोई इंजीनियर बन जाए। उसका सपना होता है कि अपने किसी भी तरह से तीनों बेटों को अच्छी संस्कार दूंगा और अच्छी पढ़ाई कराऊंगा और उसके बाद में अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद में गिरधारी लाल मेहनत मजदूरी करने लगता है और अपने बेटों को पढ़ाने लगता है और कहता है कि बेटा, तुम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम लोग किसी भी बात की चिंता न करो। उसके बाद में तीनों बेटे बचपन से ही पढ़ाई की लगन में लग जाते हैं और पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी में भी अच्छी तरह से हाथ बटाने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद में समय धीरे धीरे गुजरने लगता है, लेकिन समय ऐसा हो जाता है कि उसका बाप तीनों की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाता है और तीनों की पढ़ाई के लिए वो पैसे
इंतजाम नहीं कर पाता है। उसी के बीच में गिरधारी लाल के पैरों में यानी कि हर जगह जोड़ों में दर्द होने लगता है, यानी कि गठिया रोग बन जाता है। उसके बाद में वो गिरधारी लाल पैसे कमाने के लिए असमर्थ हो जाता है और वो अब घर में ही रहने लगता है। लेकिन अपने बेटों को कहता है कि देखो, तुम लोग पढ़ाई बंद मत करो, क्योंकि तुम लोगों को अफसर बनना है, इंजीनियर बनना है और अध्यापक बनना है। उसके बाद में वो बड़ा बेटा जय बहुत ही ज़्यादा चिंता में डूब जाता है और उसके बाद में वो सोच में पड़ जाता है। पिताजी की हालत ऐसी हो गई है कि पिताजी अब हम लोगों को कैसे पढ़ाएंगे और हम लोग अफसर नहीं बन पाएंगे। वो यही सब बातों को लेकर के सोच रहा होता है कि करूं तो क्या करूं। एक दिन की बात है, तीनों भाई पढ़ने के लिए घर से निकल चुके होते हैं और रास्ते में एक इंसान लेबर की खोज कर रहा था और कह रहा था कि मुझे कोई लेबर मिल जाए तो मैं उसे 500 रुपये दूंगा और मेरा बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। उसके बाद में जब कोई नहीं मिला तो जय उस इंसान से कहता है कि देखो चाचा, अगर यदि आपके काम को मैं कर देता हूँ तो वो रकम आप हमें दे दीजिएगा। उसके बाद में यह सुनते ही वो व्यक्ति जय के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि जय, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी तुम महज कोई 15 से 16 साल के लड़के हो और तुम ये काम कैसे कर सकते हो। उसके बाद में उसके दोनों भाई यानी कि विजय और अविनाश भी उसके ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि भैया, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है क्या, और आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे क्या, क्या तुम जा कर के काम करोगे। उसके बाद में जय रोने लगता है और कहता है कि मेरे भाई, मेरी बातों को गौर से सुनो, क्योंकि मैं आज रात भर नहीं सोया हूँ। पिताजी की ऐसी हालत हो गई है कि हम तीनों नहीं पढ़ सकते हैं और कहता है कि यदि हम तीनों को कुछ करना है तो तीनों में से किसी एक को कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। और कहता है कि यदि तुम दोनों पढ़ोगे तो मैं तुम लोगों को अच्छे तरह से पढ़ाऊंगा और तुम्हें उस कगार तक पहुंचाऊंगा, उस स्तर तक पहुंचाऊंगा। और कहता है कि आज के बाद ये तेरा बड़ा भाई जय अपनी पढ़ाई को कुर्बान करता है और आज के बाद अपने करियर को भी कुर्बान करता है और तुम लोगों की पढ़ाई में मदद करेगा। उसके बाद में वो लोग रोने लगते हैं, लेकिन जय कहता है कि देखो विजय और अविनाश, तुम लोग रो नहीं, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है, तीनों लोग नहीं पढ़ सकते हैं। वो अपने तीनों भाइयों से कहता है कि तुम रोते क्यों हो, यदि तुम्हें यही चिंता है कि मैं भी पढ़ूं और मैं भी कोई अच्छी सी नौकरी हासिल करूं, तो मेरा कहना यह है कि यदि मैं पढ़ूंगा तो तुम नहीं पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, यदि हम दोनों पढ़ेंगे तो अविनाश नहीं पढ़ेगा। इससे बेहतर यह है कि मैं ही बड़ा भाई हूं और मैं अपनी पढ़ाई को कुर्बान करता हूं। उसके बाद में आज के बाद मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और तुम दोनों को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा और तुम्हें अफसर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। यदि तुम अध्यापक बनोगे तो मैं तुम लोगों को अध्यापक बनाऊंगा। उसके बाद में वो चोरी चोरी, पिताजी के चोरी चोरी वो घर से बाहर जाकर के काम करने लगता है, यानी कि घर से बस्ता लेकर के कॉलेज के लिए निकलता है, लेकिन बस्ता को कहीं चौराहे पर रख देता है और वहीं से वो काम पर निकल जाता है। दोस्तों, उसके बाद में बड़ा भाई इन लोगों की पढ़ाई में खर्च करने लगता है, लेकिन एक दिन की बात है, कॉलेज का अध्यापक जय के घर पे आता है और उसके पिताजी के ऊपर बिगड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारा जय कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद में यह सुनते ही गिरधारी लाल अपने बड़े बेटे को बहुत ही ज़्यादा मारने लगते हैं और कहते हैं कि जय, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाई करने के लिए भेजता हूँ और तुम कॉलेज नहीं जाते हो। उसके बाद में दोनों भाई रोने लगते हैं, यानी कि विजय और अविनाश रोने लगता है और कहते हैं कि पिताजी, भैया आज के बाद स्कूल नहीं जाएंगे। उन्हें इस बात की चिंता हो गई है कि यदि हम तीनों साथ साथ पढ़ते हैं तो तीनों नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए वो घर से बस्ता तो लेकर निकलते हैं, लेकिन वो जाकर के कहीं काम करने लगते हैं। उसके बाद में उसका बाप उसे और मारने लगता है और कहता है कि रही बात तुम लोगों की पढ़ाई की, तो मैं अपने ज़मीन जायदाद बेच दूंगा, लेकिन हम तुम तीनों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद में वो कहता है कि यदि ज़मीन जायदाद बेच दोगे तो कल को अनाज भी नहीं होंगे और खाने को लाले पड़ जाएंगे, और कैसे करेंगे, हम लोगों की ज़िंदगी कैसे चलेगी। उसके बाद में पिताजी कहते हैं कि तुम तो बात ही मत करो,
तुम एक लफंगे हो जिसके वजह से मेरी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो रही है। उसके बाद में वो कहता है जय कि मुझे लफंगा समझो या मुझे आवारा समझो, लेकिन मेरा ये सोच है कि हम तीनों साथ साथ नहीं पढ़ सकते हैं और हम तीनों पढ़ाई को नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक दिन जय को एक आदमी ढूंढता है और कहता है चलो हमारे साथ काम करने, हमारे साथ में प्लाई का काम है, यानी कि कारपेंटर शटरिंग का काम है, तुम वहाँ काम करो और तुम्हें उसके बदले में अच्छे पैसे मिलेंगे। उसके बाद में जय प्लाई का काम करने लगता है, यानी कि शटरिंग और कारपेंटर का। धीरे धीरे वो मिस्त्री बन जाता है। उसके बाद में अब तो उसे अच्छे रकम मिलने लगे थे और अपने भाइयों की पढ़ाई में वो खर्च करने लगा था। वो 1 रुपया भी नहीं खाता था अपनी कमाई का, लेकिन अपने दोनों भाइयों को पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मदद करता था। छोटे भाइयों को कोई अगर बुरी नज़रों से देखता था तो वो उनसे लड़ जाता था और उससे मार कर लेता था। एक दिन की बात है कि विजय और अविनाश की फीस कॉलेज में काफ़ी दिनों से बाकी थी, जिसकी वजह से उनको कॉलेज से निकाला जा रहा था। लेकिन जय जिस जगह पर काम कर रहा था वहाँ पर उसकी मजदूरी नहीं मिल रही थी और जय उस ठेकेदार से बहुत ही ज़्यादा मार कर लेता है, झगड़ा कर लेता है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा हाथापाई हो जाती है। उसके बाद में वो कहता है कि यदि तुम आज मेरी मजदूरी के पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी जान निकाल लेंगे, क्योंकि ये पैसे की बात नहीं है, ये हमारे दोनों भाइयों की कैरियर की बात है। उसके बाद में वो जब लड़ जाता है तो वो ठेकेदार इसके पैसे दे देता है। लेकिन ये बात जब जय के घर पे पहुंचता है तो गिरधारी लाल जय को कहता है कि तू इसीलिए पैदा हुआ है कि तू मेरी बेइज्जती कराने के लिए पैदा हुआ है। तू तो पढ़ेगा नहीं, कहीं भी जाएगा, मार करेगा, झगड़ा करेगा और यही सब तुम्हें रह गया है। वो बड़ा बेटा जय कहता है कि मैं मार नहीं करता तो क्या करता, क्योंकि ये पैसे की बात नहीं थी, ये हमारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की बात थी। उसके बाद में वो कहता है कि अगर ये पैसे नहीं देता तो मैं अपने दोनों भाइयों का फीस नहीं जमा कर पाता। उसके बाद में बाप कहता है कि अच्छा अब तू हमें ही ज्ञान सिखाएगा, एक तो पढ़ाई करता नहीं, दूसरा लफंगागिरी करता है और ज्ञान की बातें करता है। उसके बाद में दोनों भाई बड़े भाई के पैसों से पढ़ने लगते हैं, लेकिन बाप कहता है कि जय तू मेरी बात को मान ले, तू आज भी सुधर जा और पढ़ाई करने लग जा, क्योंकि मैं ज़मीन को बेच दूंगा और तुम तीनों की कैरियर को बनाऊंगा। लेकिन बड़ा बेटा जय कहता है कि पिताजी तुम्हें वो ज़मीन ही निगाह से दिखाई दे रही है, यदि ज़मीन बिक गई तो हमारे हाथ पाँव भी कट जाएंगे। उसके बाद में वो अपने भाइयों की पढ़ाई के लिए बाप से हर ताने को सुनता है और माँ के हर ताने को सुनता है, लेकिन बर्दाश्त करते रहता है। एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो काम के सिलसिले में इतना ज़्यादा झगड़ा कर लेता है कि बाप कहता है कि तू मेरे निगाह में दुश्मन बन चुका है, तू मेरे सामने मत आया कर, क्योंकि तेरी सूरत देखना भी पाप है। तू हर जगह झगड़ा ही करते रहता है, हर जगह मार ही करता रहता है। वो कहता है कि अगर हमारे भाइयों के प्रति कुछ कहता है तो मेरे शरीर में आग लग जाती है और घुटन सी महसूस होने लगती है। उसके बाद में बाप की नज़रों में बड़ा बेटा धीरे धीरे लफंगा और आवारा बनते चला जाता है, लेकिन उसकी सोच ये थी कि मैं अपने भाइयों को अच्छे स्तर तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक दिन जय अपने कमरे में लेटा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे मेरे पिताजी हमेशा डांटते ही रहते हैं और माँ भी मुझे डांटती रहती है। यदि मैं इस घर को छोड़ दूं और बाहर निकल जाऊं तो मुझे ना कोई देखेगा, ना मैं ही किसी को देखूंगा, और जो भी पैसे मिलेंगे मैं अपने भाइयों की पढ़ाई में खर्च करूंगा। उसके बाद में उसे कोई ऐसा शख्स मिलता है जो उसे विदेश ले जाने की बात करता है। दोस्तों बस क्या था कि उसे फ्री में वीज़ा मिल जाता है और फ्री में टिकट मिल जाते हैं। तो वो लड़का जो जय होता है वो चोरी चोरी अपने पिताजी के, माँ के और भाइयों के चोरी चोरी वो घर से विदेश में निकल जाता है और वहीं पर जाकर के कमाई करने लगता है। दोस्तों उसके बाद में घर में अफरा तफरी मच जाती है कि जय कहाँ गया, और जय को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जय का कहीं पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों अगले ही हफ्ते जय अपने घर पर खत लिखता है और कहता है कि पिताजी मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही अच्छा हूँ,
लेकिन मुझे इस बात की चिंता थी कि घर में कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, किसी प्रकार की समस्या न हो, इसीलिए मैं घर छोड़ करके मैं विदेश निकल आया हूँ, यानी कि मैं दोहा कतर में आ गया हूँ। उसके बाद में पिता उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तू इसीलिए तो पैदा हुआ है, तू मेरी बेइज्जती ही कराने के लिए तो पैदा हुआ है। उसके बाद में जब जय धीरे धीरे कमाने लगता है तो जय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जय के घर में भी खुशियाँ आने लगती हैं और दोनों भाइयों की पढ़ाई के साथ साथ घर में पैसे भी बचने लगे थे, जिससे पिता बहुत खुश हो जाता है, माँ भी बहुत खुश हो जाती है। और पिता कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत ही अच्छा किया, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो आज ये दोनों बेटे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। उसके बाद में जय रात दिन मेहनत करता है और विदेशों में जो पैसे मिलते हैं वो अपने घर पर भेजता है और पिता के खाते में भेजने लगता है। इधर दोनों भाई अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं और दोनों भाई नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। एक भाई अध्यापक की परीक्षा देने लगता है और दूसरा दरोगा की तैयारी करने लगता है। इसी बीच जब विजय अध्यापक बन जाता है और अविनाश एक होनहार दरोगा बन जाता है। जब उसके बाद में जय विदेश में जब ये खबर सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी होती है और वो ढेर सारे लड्डू ले करके उस विदेश में लोगों को बांटने लगता है और कहता है कि आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। और ये सब लोगों को खुशी जाहिर करता हुआ वो काम करते रहता है। एक दिन उसके पिताजी फ़ोन करते हैं कि बेटा बहुत ही आज मैं खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारे बल से आज ये दोनों भाई बहुत ही अच्छा काम कर गए हैं। उसके बाद में उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तू घर पर आ जा, अब तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब जय कहता है कि पिताजी मैं यहीं पर रहूँगा और अभी और काम करूँगा, उसके बाद में मैं कुछ ज़मीनें लिखाऊँगा, उसके बाद में जब दोनों भाइयों की शादी हो जाएगी तब मैं इस घर में आऊँगा। उसके बाद में पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा तुम बड़े बेटे हो, तुम्हें शादी सबसे पहले करनी होगी और इन दोनों की शादी मैं बाद में करूँगा। उसके बाद में जय कहता है कि पिताजी आप बात को नहीं समझते हो, आप इनकी शादी करो, क्योंकि इनकी शादी के लिए मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। लेकिन बाप कहता है कि अब तो पैसे की ज़रूरत नहीं, अब ये खुद अपने पैर पर खड़े हो गए हैं। लेकिन बड़ा भाई कहता है कि मेरा फ़र्ज बनता है, मैं अपने ही पैसे से इनकी शादी करूंगा। उसके बाद में जय पिता से कहता है कि जा करके इनके लिए कोई रिश्ता देखो और इनकी शादी कर दो। उसके बाद में गिरधारी लाल दोनों की शादी के लिए तैयारी करने लगते हैं और जय जो बड़ा बेटा होता है वो अपनी शादी को पहले नहीं करता है, लेकिन अपने छोटे भाइयों की शादी करा देता है। उसके बाद में जब छोटे भाइयों की शादी हो जाती है तब जा कर के बड़ा भाई घर पे आता है। लेकिन उस दिन बड़े भाई के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी उदासी हो जाती है और उसके आँख में आंसू आते रहते हैं। माँ सोचती है कि मेरा बेटा किसी परेशानी में है और बाप भी सोचता है कि मेरा जय किसी परेशानी से गुजर रहा है। लेकिन जब उससे पूछते हैं तो उसकी हकीकत ये थी कि वो अपने पिछले दिनों को याद कर रहा है कि यदि मैं भी अगर पढ़ाई किया होता तो मैं भी आज अच्छा खासा इंजीनियर या फिर किसी पोस्ट पर होता। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को कुर्बानी दे दिया, अपनी करियर को कुर्बान कर दिया और अपने भाइयों को इस स्थान पर पहुंचा दिया। लेकिन जब बाप पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तो कहता है कि नहीं पिताजी ये तो खुशी के आंसू है। और उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम किसी बिजनेस में हाथ लगाओ और तुम उसी को करने लगो। दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद में घर में दो बहुएं आ जाती हैं, लेकिन बड़ा भाई यानी कि जय अभी कुंवारा ही रहता है। उसके बाद में उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब मैं तुम्हारी भी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जय कहता है कि जब तक मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाऊँगा मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद में वो अपने ही गांव में सेंटरिंग का कारोबार खोलता है और वो लोगों को लेकर के काम करने लगता है। अब वो अपने बिजनेस से भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। दोस्तों उसके बाद में गिरधारी लाल अपने बड़े बेटे जय से कहते हैं कि बेटा मैं ये सोचता हूँ कि अब तुम बिजनेस में भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हो, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी भी शादी कर दिया जाए। उसके बाद में जय कहता है कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद में गिरधारी लाल एक सिलोचना नाम की लड़की को देखते हैं। जय के मस्तक पर
सेहरे का ताज सजता है और दूल्हा बन करके बारात में जाता है और अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर में लाता है। उसके बाद में अब बस क्या था कि धीरे धीरे जो सुलोचना थी वो बहुत ही ज़्यादा संस्कारिक महिला होती है और बहुत ही अच्छे विचारों की लड़की होती है, जो उस परिवार में बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाती है। लास्ट में बची होती है जय की एक छोटी बहन। अब पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, अब मेरे पास कोई भी ऐसी रकम नहीं बची है जिससे मैं छोटी बहन की शादी कर सकूं। जय कहता है कि पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे छोटे भाई किस काम आएंगे। अब तो हमारे छोटे भाई अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, इन्हीं की नौकरी से छोटी बहन की शादी हो जाएगी। दोनों भाई भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है पिताजी, आप खूब बिंदास छोटी बहन की शादी कीजिए। लेकिन जैसे ही दोनों भाई अपने अपने कमरे में जाते हैं तो इनकी बीवियाँ इनके ऊपर बिगड़ जाती हैं, इनके ऊपर डांटने लगती हैं इन्हें और कहते हैं कि तुम लोग कैसे इंसान हो, तुम लोग अपने पैसे को नहीं बचा रहे हो। वो कहती हैं कि तुम अपने अपने पैसे को बहन की शादी में मत लगाओ, जिसकी बेटी है वो शादी करे या ना करे, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में दोनों अपनी बीवियों को डांटने लगते हैं, लेकिन बीवियाँ कहती हैं कि जरा अकल लगा करके सोचो, जीवन में पैसा बहुत ही अहमियत रखता है। तुम लोग जा कर के कह दो कि अभी हम लोगों की सैलरी फंसी हुई है, किसी कारणवश 7 से 8-9 महीने पैसे नहीं मिलने वाले हैं और इसके पहले बहन की शादी किसी भी तरह कर दीजिए। जब ये दोनों भाई अब अपनी अपनी बीवियों की सुनने लगते हैं तो जा कर के बड़े भाई और पिताजी से कहते हैं कि बहन की शादी किसी भी तरीके से कर लो और जब हम लोगों के सैलरी मिलने लगेगी तो हम लोग उस पैसे को चुका देंगे। उसके बाद में पिताजी कहते हैं और बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, यदि तुम लोगों का पैसा अगर नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश तुम लोगों की सैलरी फंसी हुई है, तो हम लोग कुछ करते हैं। उसके बाद में जय चोरी चोरी अपने बिजनेस के सिलसिले में एक अमीर व्यक्ति से 2.5 से 3 लाख रुपए ब्याज के दर पे कर्ज ले लेता है और बहन की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से कर देता है। बहन की शादी करने के बाद कुछ ही 6 महीने बाद अब जय बहुत ही परेशान होने लगता है। यानी कि जो अमीर व्यक्ति से कर्जा लेता है वो 10% की ब्याज से हर महीने उससे 30,000 रुपये ब्याज पे पैसे ले रहा था। यानी कि अब जय के बिजनेस से जो भी पैसे आ रहे थे वो अब सिर्फ और सिर्फ उस अमीर व्यक्ति को देने के लिए ही बचता है और उसके पास में फूटी कौड़ी नहीं बचती है। अंत में जय इतना भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसके पास खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। अंत में घर में बहुत ही ज़्यादा कोहराम मच जाता है। दोनों भाई कहते हैं, यानी कि इनकी बीवियां कहती हैं कि बड़े भैया की शादी हो गई, तब से बड़े भैया न घर में सब्जियां लाते हैं, न घर में चावल लाते हैं, न घर में आटा लाते हैं। ज़रा सोचो, हम लोगों के पैसे से बड़े भैया पेट भर रहे हैं, बड़े भैया की बीवी भी पेट भर रही है। उसके बाद में इस बात को लेकर के कोहराम मच जाता है और वो कहते हैं कि हम लोग एक में तब रहेंगे जब बड़े भैया हर जगह बराबर की साझेदारी करेंगे। उसके बाद में बाप कहता है कि हाँ बेटा, तुम तो बिजनेस में भी पैसे कमा रहे हो, लेकिन खाने के लिए साग सब्जियाँ और बाजार से हर चीज़ों को क्यों नहीं लाते हो। उसके बाद में जय यह बात किसी से नहीं बताता, क्योंकि वो बहन की शादी के लिए चोरी चोरी कर्ज लिया था, यही उसने बहुत ही बड़ी गलती कर देता है। उसके बाद में सब लोग उसे दुत्कारने लगते हैं, धिक्कारने लगते हैं, यहाँ तक कि माँ भी धिक्कारने लगती है। लेकिन जब वो कर्ज वाली बात बताता है तो कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। माँ कहती है कि तुम तो बिजनेस के सिलसिले से बहन की शादी की थी, छोटा भाई और सबसे छोटा भाई भी यही बात कहता है कि भैया तो बिजनेस से बहन की शादी किए थे, लेकिन कर्ज की कहाँ से बात आ गई। उसके बाद में जब कर्जदार इसके द्वार पर आने लगता है तो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि जो कर्ज भैया लिए थे भैया जाने, हम नहीं जानते हैं। उसके बाद में सारे लोग कहते हैं कि भैया कर्ज अगर लिए होंगे तो वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कर्ज लिए थे और बहन की शादी तो बिजनेस से किए थे। उसके बाद में बाप भी कहता है कि तुमने ऐसा काम कर दिया बेटा कि मुझे भी नफरत होने लगी है, माँ भी नफरत करने लगती है। अंत में उसे घर से निकालने लगते हैं और कहते हैं कि निकल जाओ इस घर से, क्योंकि जब तक तुम रहोगे ना ही इस घर की बरकत होगी, ना ही ये घर खुशियों में रहेगा। इसके बाद में अब कर्जदार जय को ढूंढने लगता है, लेकिन जय घर से नहीं निकलता है, सबके पैरों पर गिरने लगता है। तो कहता है कि पिताजी मुझे घर से ना निकालिए, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। उसके बाद में सब लोग कहते हैं कि तुम मर जाओ, चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, लेकिन तुमने ऐसा काम ही किया है। वो कर्ज तुम लिए हो, तुम जानो और तुम इस घर से निकल जाओ, क्योंकि
तुम जो खाना खाते हो वो हम लोगों के पैसे से आता है और तुम एक भी रोटी अपने पैसे से नहीं खरीदते हो। उसके बाद में बस क्या था कि सब लोग उसे धक्के मार करके निकालने लगते हैं। लेकिन जब जय निकलने लगता है तो जय की जो धर्मपत्नी होती है सिलोचना उसके कदमों में गिर जाती है और कहती है कि स्वामी, जहां आप जाएंगे मैं भी आपकी साया हूं, मैं आपकी परछाई हूं, आपके साथ में मैं भी जाऊंगी। सब परिवार मिलकर कहते हैं कि देखो भाभी, और बाप कहता है कि बहू, तुम्हें रहना है तो तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची है। जय की धर्मपत्नी कहती है कि कैसा घर, कौन सा घर, जब मेरा पति ही इस घर में नहीं रहेगा तो ये घर मेरे लिए शमशान बन चुका है। यदि मेरा राम जैसा पति जहाँ पर वनवास जाएगा तो मैं भी उसी के साथ में उसका जीवन बिताऊंगी। दोनों लोग माता और पिता के चरणों को छूते हैं और उस घर से नहीं, उस गांव को ही छोड़कर निकल जाते हैं, किसी दूर शहर में जाकर बस जाते हैं। लेकिन जो अमीर कर्जदार होता है वो इनका पीछा नहीं छोड़ता। अंत में एक दिन की बात है कि जय कहीं जाकर के लेबरगिरी का काम कर रहा होता है, तभी वहीं पर उसका एक दोस्त बिमलेश नाम का दोस्त मिलता है और कहता है कि जय, कैसे हो, बहुत ही दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ और इस दशा में देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है। जय अपनी सारी कहानी को बताता है और बिमलेश भी रोने लगता है और कहता है कि धिक्कार है उन भाइयों को जिन्होंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया, धिक्कार है उस माँ को और धिक्कार है उस बाप को जिन्होंने तुम्हारा यूज करके आज तुम्हें छोड़ दिया है। उसके बाद में जय कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने पिताजी को नहीं भूल सकता, मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकता। बिमलेश कहता है कि कैसा इंसान हो जय तुम। बिमलेश कहता है कि जय, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, अक्सर बड़ा भाई बेवकूफ़ होता है। बेवकूफ़ क्यों होता है कि वो अपने छोटे भाइयों को पालते आ रहा होता है, लेकिन जब अंत में उसके पास फूटी कौड़ी नहीं बचती तो अंत में उसे घर से निकाला जाता है और यही तुम्हारे साथ में हुआ है। वो कहता है कि पढ़ाई तो मैंने भी कोई कायदे से नहीं किया, लेकिन आज मैं ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हूँ। यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम मेरे साथ में रहो और मेरे ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर बन जाओ और मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दूंगा। उसके बदले में धीरे धीरे अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन जाओगे। जय कहता है कि बिमलेश, मेरे ऊपर 2.5 से 3 लाख रुपए कर्ज है, यदि वही कर्ज न होता तो मैं कुछ भी कर लेता। जब कर्ज की बात सुनता है तो बिमलेश टूट जाता है और कहता है कि किससे कर्ज लिए हो और अभी इसी क्षण उस कर्ज को मैं चुका दूंगा। उसके बाद में बस क्या था कि दोस्त कहता है कि जरा हाथ मिलाओ दोस्त, ये दोस्त किस काम आएगा। आज तुम्हारे दोस्त के पास करोड़ों दौलत है, किस बात की तुम्हें चिंता है। 3 लाख नहीं, मैं 30 लाख देने के लिए तैयार हूँ उस व्यक्ति को। उसके बाद में बिमलेश उस अमीर व्यक्ति को जिससे जय कर्जा लिया होता है उसके मुंह पर 3 लाख रुपए मारता है और अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसे मैनेजर का जॉब दे देता है। अब जय धीरे धीरे अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है और अपने परिवार में ज़िंदगी बिताने लगता है। लेकिन बिमलेश कहता है कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपनी बराबरी में देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने से नीचे नहीं रहने दूंगा। तुम अगर मेरी मानो तो मेरे से 15 से 20 लाख रुपए उधार ले लो और उसके बाद में तुम भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चला लो। उसके बाद में जय कहता है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, जब मैं 3 लाख रुपए कर्ज नहीं चुका पाया तो मैं 15 से 20 लाख रुपए कैसे चुकाऊंगा। जय कहता है कि किस दिन दोस्ती काम आएगी, यदि तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो हमारे पैसे लौटा देना, यदि ये पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैनेजर तो तुम हो ही। उसके बाद में धर्मपत्नी उसकी सिलोचना कहती है कि पतिदेव जी सही कह रहे हैं आपके दोस्त, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। उसके बाद में बस क्या था कि जय भी अब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हो जाता है और धीरे धीरे जब बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने लगता है तो बिमलेश के पैसे को चुका देता है। उसके बाद में अब इधर जो उसके दोनों छोटे भाई होते हैं, ये किसी कारणवश इनकी नौकरी छूट जाती है और छोटा भाई जो पुलिस की वर्दी में होता है उसकी वर्दी किसी कारणवश छिन जाती है। अब घर में गरीबी आ जाती है और उनके घर में और इनके घर का नीलामी हो जाता है और ये कहीं के नहीं रह जाते हैं। इनके पास फूटी कौड़ी नहीं होती है और दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ऊपर वाले की मार ऐसी पड़ती है कि किसी को भी कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है। बड़े भाई को इस तरह से पूरा परिवार सताया होता है तो ऐसी लाठी की मार होती है कि घर एक ही झटके में टूट जाता है और
इनका घर नीलाम हो जाता है। अब ये दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं और उसके बाद दोनों छोटे भाई और माँ और बाप जय को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जय को ढूंढते ढूंढते बहुत ही वक्त बीत जाता है। तो जय जब मिलता है तो दोनों भाई जय के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि भैया हम लोग बेघर हो गए हैं, हम लोगों को सहारा दीजिए। उसके बाद में बड़ा भाई इन्हें दुत्कारते हुए कहता है कि कौन बड़ा भाई, मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। जरा सोचो तुम लोग कि जब मेरे बुरे दिन थे तो तुम लोग का गिरगिट की तरह रंग बदलना और तुम लोग को मुझे घर से धक्के दे करके निकालना। यही पिताजी जो मेरे सामने खड़े हैं ये भी मुझे अपने घर में जगह नहीं देते हैं। उसके बाद में पिताजी भी उनके चरणों पर गिरने लगते हैं। तो जय अपने पिता को पकड़ लेता है, कहता है कि मुझे नर्क में भी जगह नहीं दोगे क्या? तुम पिता होकर के बेटे के चरणों में क्यों गिर रहे हो? उसके बाद वो कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता हूँ आप लोगों को, निकल जाओ आप लोग मेरे घर से, क्योंकि बुरे दिन में आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। शुक्र मनाओ मेरा एक दोस्त था, वही मेरा बाप है, वही मेरा भाई है, वही मेरी माँ है। उसने ऐसा काम किया है कि मैं संभल गया, नहीं तो मैं मर ही गया होता। उसके बाद में अब सुलोचना अपने पति जय से कहती है कि तुम तो दया के सागर हो, कैसी बातें करते हो, ये आपकी माँ है, ये आपके पिताजी हैं और ये दोनों आपके छोटे भाई हैं। जब हमेशा से छोटे भाइयों को पालते चले आ रहे थे तो आज जब छोटे भाई बुरे स्तर पर आ गए हैं तो आप भी इनसे मुंह मोड़ लोगे। तो उसके बाद में जय कहता है कि सुलोचना तुम भी इस बात को नहीं समझ रही हो, जरा सोचो, तुम तो दूसरे घर से आई हो लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा है ये मेरे भाई हैं, मेरे रगों का खून और इनकी रगों का खून एक ही रगों का खून है। तो जब ये हमारे साथ में नहीं हुए तो मैं इनके साथ में कैसे हो सकता हूँ। उसके बाद में सुलोचना कहती है कि अब इन्हें समझ में आ गई है, इन्हें अपने घर में पनाह दे दीजिए, शरण दे दीजिए, जिससे इनकी ज़िंदगी भी खुशियों में भर जाएगी। उसके बाद में जय सारी बातों को भूल जाता है और पूरे परिवार को अपने घर में बुला लेता है और फिर से इनकी नौकरी को दिलाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है, इतिहास एक क्षण है, जो बड़ा भाई होता है वो अक्सर बेवकूफ़ होता है। वो उन छोटे भाइयों को जो बच्चों की तरह पालते चला आ रहा होता है वही भाई उसे काटने लगते हैं। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है, हमारा बड़े भाइयों से ये कहना है कि उन छोटे भाइयों को इस तरह से रखो कि आप अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए अपने बीवी बच्चों के लिए भी पैसे बचा करके रखिए, नहीं तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी, जिससे आपके बीवी बच्चे भी खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो जिम्मेदारियों को उतना ही समझो जितना होना चाहिए और अपने भी पास पैसे बचा करके रखो, क्योंकि दुनिया में स्वार्थ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं होता, ना माँ पूछेगी, ना बाप पूछेगा, ना भाई पूछेगा। लेकिन दोस्तों जय ने बहुत अच्छा काम किया था, जिससे भगवान ने उसकी सुन ली और इन लोगों को ऐसे वार किया कि ये लोग आसमान से जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद में जय इन्हें संभाल लेता है। तो दोस्तों जय जैसे भाई को मैं नमन करता हूं कि ऐसा भाई भगवान सबके घर में दे। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।